गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर नए उत्साह और जोश के साथ अध्ययन कार्य के लिए हम लोग एक दूसरे के बीच रूबरू हो रहे हैं अपनी बातों को साझा करने के लिए। तो आइए आज हम लोग नई उमंग और नए जोश के साथ नए अध्याय की शुरुआत करते हैं काव्य खंड से, जिसका शीर्षक है जनतंत्र का जन्म, और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जैसा कि कविता का शीर्षक है जनतंत्र का जन्म, यानी जनतंत्र मतलब जनता लोगों का जन्म। कैसे जनतंत्र का, जनता का शासन करने वाले लोगों का जन्म होता है। तो कविता शुरू करने से पहले हम लोग कवि परिचय को जान लेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत के मुंगेर, जो वर्तमान बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। दिनकर जी 2 वर्ष के थे, उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया। मां की ममता के आंचल में पले बढ़े दिनकर जी ने स्थानीय पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सन 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। शिक्षा समाप्ति के पश्चात वे मोकामा घाट हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगे। इन्होंने बिहार लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य के रूप में बहुत सारे सेवाएं प्रदान की। सन 1964 ईस्वी में उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर सुशोभित किया गया। इस महान यशस्वी विभूति का निधन सन 1974 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गद्य रचना की ओर हम लोग पहले बढ़ते हैं। तो गद्य रचनाएं प्रमुख है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली भाषा, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, देश विदेश, भारत की संस्कृति कहानी, काव्य की भूमिका, वट पीपल, हमारी संस्कृति एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, रेती के फूल। उसी तरह काव्य रचना की ओर बढ़े तो रेणुका, हुंकार, प्रणभंग, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, हारे का हरिनाम, नीम के पत्ते जैसे काव्य रचना इनके द्वारा रचित किए गए हैं। परिचय में इनकी साहित्यिक विशेषता यानी इनके साहित्य के प्रति कैसी लगाव था, कैसा विशेषता है इनकी प्रकट जो किया गया है, वह है दिनकर जी ने काव्य की राष्ट्रीयता का अत्यंत प्रखर स्वर है। उनको एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भारतीय संस्कृति का ओजपूर्ण गायन उनके काव्य की विशेषता है। कुछ रचनाओं में भारत की वर्तमान दशा के प्रति क्षोभ भी प्रकट किए गया है। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत यानी बहुत ही अपने देश से लगाव था इनका। उनकी रचनाएं सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है। दिनकर की भाषा ओजमयी है, उसमें प्रलय जैसा प्रवाह और तूफान जैसी गति है। इन्होंने संस्कृत के शब्दों के साथ साथ उर्दू का भी प्रयोग किया है। अलंकारों, प्रतीकों और मुहावरों का प्रयोग के कारण इनकी भाषा का एक अनोखा ही प्रभाव है, अनोखा ही छाप छोड़ चुके हैं। ये इनके जीवन परिचय का एक संक्षिप्त वर्णन था।
जो जनतंत्र का जन्म है, यह कविता कहाँ से उद्धृत है? कवि परिचय के द्वारा हम इसका कविता परिचय थोड़ा सा जान लें। तो यह प्रस्तुत कविता जनतंत्र का जन्म में लोकतंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी हमारे जो लोकतंत्र है भारत देश में, उस पर विशेषकर महत्व डालते हैं। आए दिन आप लोग देखते हैं किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। लोग अपने सरकार, अपनी वासना, अपने अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं और लोकतंत्र की हत्या किए जा रहे हैं। सदियों की देशी विदेशी परिधीनताओं के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यहाँ जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठित हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में रामधारी सिंह दिनकर उजागर करते हुए कहते हैं कि कवि एक नवीन भारत का यानी एक नए भारत का शिलान्यास यानी उद्घाटन करता है, जिसमें जनता की सिंहासन पर आरूढ़ होती है, स्वयं शासन करती है। और उस शिलान्यास पर यानी उस उद्घाटन पर जनता खुद उस सिंहासन पर विराजमान है और अपने लोगों पर ही वह शासन करती है। तो आइए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। तो कविता में पहले हम आदर्श वाचन के माध्यम से आज कविता के 2 पदों को पढ़ेंगे। जो पहला पद है, सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दूसरा पद है, जनता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कशक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुँह खोले दर्द कहने वाली। तो पहले भाग में बताया जा रहा है, इसमें कुछ कठिन शब्द के अर्थ भी हम लोग जान लें। जैसे सदियों मतलब सैकड़ों वर्ष, राख मतलब भस्म, सुगबुगा मतलब जागना, ताज मतलब मुकुट, घर घर मतलब कर्कश, नाद मतलब आवाज़। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सदियों की गुलामी के बाद यानी कई वर्षों की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र होते ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता के हाथों में आ जाती है। इस व्यवस्था में देश के हर बालिग व्यक्ति, बालिग जो मत देने का जिन्हें अधिकार होता है, जो वोट दे सकते हैं, बालिग व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है। जनता अपने मतानुसार प्रतिनिधि का चुनाव करती है यानी नेता का चुनाव करती है, और यही प्रतिनिधि सरकार बनकर शासन कार्य का संचालन करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शासन जनमत आधारित होने के कारण जनता पर की इच्छा पर सत्ता निर्भर करती है। यानी जो भी शासन व्यवस्था है वह जनता पर आधारित होती है और जनता ही की इच्छा के अनुसार यह सब निर्भर करता है कि किसे वह मत देकर सही नेता का चुनाव कर सके, उस नेता का चुनाव करें जो सरकार को सही ढंग से चला सके, हमारे दुख दर्द, हमारे कष्टों को जान सके और हमें हर समय वह मदद पहुंचा सके। इसलिए कवि वैसे लोगों को सतर्क करता है जो सत्ता पर कुंडली मारे बैठे रहता है, यानी कई वर्षों से एक ही व्यक्ति, एक ही शासन, एक ही सरकार कुंडली मारकर बैठे रहता है, यानी कब्जा किए रहता है और जनता का लगातार शोषण करता है, खून चूसते रहता है। लेकिन जनतांत्रिक पद्धति में नेता जनता के हाथ की
कठपुतली बने रहते हैं। वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं और वह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। चाहे तो हम अपने मत के प्रयोग से सही प्रयोग करके उस कुंडली मारे सरकार को भी हम लोग भगा सकते हैं, गिरा सकते हैं। लेकिन लालचवश, स्वार्थवश, किसी के बहकावे में आकर हम वैसे सरकार जो कुंडली मारे हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं और उनके हाथों की कठपुतली बने रहते हैं। यह भाषा खड़ी बोली और उर्दू भाषा की मिश्रित है। इसमें समासोकित अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे पद है जनता। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कशक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी न कभी मुंह खोले दर्द कहने वाली। दूसरे पद में भी कठिन शब्द का अर्थ हम लोग जानेंगे। अबोध मतलब भोला भाला, मूर्तें मतलब हम लोग जो जनता है, कसक मतलब कीस यानी पीड़ा, सांप को चूस रहे हैं यानी सुई चुभने जैसे हमें दुख मिलते रहती है। दर्द मतलब पीड़ा, जीव मतलब जी, कसम मतलब शपथ, वेदना मतलब पीड़ा और गूढ़ मतलब रहस्यपूर्ण। तो दूसरे पद में कवि रामधारी श्री दिनकर कहते हैं कि जनता तो वही है जो लाख कष्ट सहने के बावजूद सत्ताधारी के विरुद्ध आवाज़ उठाना नहीं जानती है। यानी जनता हम उसे ही कहते हैं जो उन्हें लाख कष्ट पड़े, लाख दुख पड़े, लाख बीमारियाँ आए, यानी बहुत सारी जो भी परेशानियाँ आए, लेकिन वो सत्ताधारी सरकार के विरुद्ध वो जान रहे हैं लोग वो सरकार गलत कर रहा है। आए दिन भी आप देख रहे हैं किस तरह सरकारों का शोषण हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। फिर भी हम लोग सत्ताधारी क्या है, कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ लोग आवाज़ को दबा रहे हैं। उसी तरह इस कविता के माध्यम से दिनकर जी कहते हैं कि जो लाख कष्ट सहने के बावजूद भी सत्ताधारी के विरुद्ध आवाज़ उठाना नहीं जानते हैं, वह तो मिट्टी के मूर्ति के समान हर कष्ट को चुपचाप सहन कर देते हैं। फिर वैसे लोग जिन्हें सत्ता सुख ने विलासी बना दिया है, यानी भोगी बना दिया है, सुख का जीवन व्यतीत करने के लिए, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उस तरह का बना दिया है, जिनकी आदत शोषण करने की है और वैसे लोग ही हमारे ऊपर शोषण करते हैं। इन लोगों पर जनता का कितना प्रभाव पड़ता है, क्या इन लोगों का हमारे जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, यह एक रहस्यमय बात है। फिर जनता ऐसे लोगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, तो क्यों हम जैसे जनता लोग उन लोगों के विलासितापूर्ण जीवन जो जीते हैं उनके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से अगर समझें तो जो नेता लोग हैं उनके कैंटीन का खाना और हम लोग के आए दिन के खाने का अगर कहीं बाहर से खाते हैं उसकी तुलना किया जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर पाया जाएगा। हम लोग का जो कुछ फ़ोन का बिल, बिजली का बिल जो भी हम लोग उपयोग करते हैं उसमें उनका बिल को अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत सारी भिन्नता दिखाई पड़ती है। इस तरह से कई बातें हैं। तो इसलिए बोलता है सरकार के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जानना चाहते हैं और कहते हैं कि ये सब बातें क्या है, एक रहस्य के रूप में हम लोग के समक्ष है। कवि जानना चाहता है कि जनता एवं नेता पर इस जनतंत्र का कितना प्रभाव पड़ा है तथा कौन कितना इसको महत्व देता है। यानी कवि हम लोगों से एक प्रश्न के माध्यम से, एक सवाल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जनता एवं नेता दोनों के ऊपर जनतंत्र का कितना प्रभाव पड़ा है और कौन कितना इसको महत्व देता है, कि नेता महत्व देता है या आम जनता हम लोग इस जनतंत्र को महत्व देते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से
जनतंत्र का जन्म कविता का लेख कवि परिचय, रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय, उनके द्वारा गद्य रचनाएं, पद रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और कविता का परिचय को जाना। साथ ही साथ इस कविता के 2 पदों का हम लोग अध्ययन किए और दोनों के भावार्थ को व्याख्या के रूप में हम लोग जाने। अगले वीडियो में हम इसके अगले पद का अध्ययन करेंगे।